बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, 9 मई से लेकर अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो वाइस न्यूज़ ने हमेशा से रिकॉर्ड कायम किए हैं। फैक्ट्स लेकर आए हम प्रोग्राम में भी और वाइस न्यूज़ की स्क्रीन पर भी हमेशा सच्चाई की खोज को लेकर हम आपके सामने नजर आते रहे। मुसलसल टीवी चैनल्स पर सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, हाइप क्रिएट की जाती है, मिसाला लगा के न्यूज़ को ताबड़तोड़ तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाइस न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी और हमारे प्रोग्राम में हम मुसलसल कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फ़रोग दिया जाए और असल फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखे जाए। लियाकत चट्टा का जो मामला पेश आया, उसने एक बयान दिया, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के दीगर इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन का बाकायदा उसने आगाज़ किया। इस पर हमने डिबेट की, उसी तरह से जो हमारी डिबेट थी आज वक्त ने सच साबित कर दी है और वही फैक्ट्स जो है आज हमारे पास सामने आए हैं। तहलका खेज़ इंकशाफात हैं और हकायक आज कौम के सामने रखे जाएंगे। कल साहब इस हवाले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फ़रोग देते हुए आज कुछ इन्वेस्टिगेशन लेकर हमारे प्रोग्राम में हाजिर है। कल साहब, जिस तरह से लियाकत चट्टा का कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया है, क्या कहेंगे, ये क्या मामला था और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, किस इदारे को, किस शख्सियत को निशाना बनाया जाना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वो नहीं बताया कि 3 रोज पहले वाइस न्यूज़ का ही फिर एजाज़ हमने बरकरार रखा कि साना 9 मई से लेकर जो किरदार उसके अंदर छुपे पसे पर्दा उनको हम बेनकाब करने का और सबसे पहले मुस्तनद और बर वक्त खबरें जो है देने का जो है एजाज़ बरकरार है। 3 रोज पहले 19 फरवरी को अपने प्रोग्राम में लियाकत चट्टा का कच्चा चट्टा भी खोल चुके हैं और उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं ये भी बता चुके हैं। उस हवाले से 19 फरवरी का प्रोग्राम बतौर सबूत जो है वो नाजरीन देख सकते हैं, पेशे खिदमत है। और अगर कहीं केबल नेटवर्क नहीं आ रहा, अगर कहीं आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे टाइमलाइन पे जाएंगे तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा यूट्यूब की वीडियो नहीं खुलती, तो आप इस सबूत को जांचने के लिए कि हम जो बात कर रहे हैं वाकई वो की थी हमने प्रोग्राम में, तो आप वाइस न्यूज़ लाइव अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे 19 फरवरी का प्रोग्राम मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। मेरे टाइमलाइन पे भी वो मौजूद है, सारी चीज़ें फैक्ट्स मौजूद हैं। उसके कच्चे चट्टे के हवाले से वो भी देख सकते हैं और चीफ जस्टिस के हवाले से जो भयानक साज तैयार की गई और चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो भी मेरी टाइमलाइन पे भी देख सकते हैं। लेकिन ये वाइस न्यूज़ के ऊपर और कोई डीएम भी करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर कोई लिंक नहीं खुल रहा तो वो भी अपना रिप्लाई में देंगे। खल साहब, चट्टा साहब जो हैं वो इस वक्त काबिल जिक्र हैं। चट्टा साहब ने जिस तरह से एकदम सरप्राइज दिया और मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन चलाई कि वो मेंटल हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और तरीके इंसाफ ने उनको हीरो बना के पेश किया। असल हकायक क्या है? आपके पास कोई अंदरूनी खबर है कि लियाकत चट्टा क्या है? देखिए, लियाकत चट्टा का जो कच्चा चट्टा है ना, वो तो मेरा ख्याल है, मैं इधर क्या बयान करूंगा, वो जो अभी इंक्वायरी कमेटी है ना, मे भी उसके अंदर से आ जाए बाहर कच्चा चट्टा, या मैं ही इसी प्रोग्राम के अंदर बता दूं। लियाकत चट्टा जो है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टीजर उसका बता दूं। लियाकत चट्टा साहब जो है वो किसी को भी नहीं पता, ये आम लोग, यही राजा रियाज साहब ने जिस तरह कहा कि वो एक्स्ट्रा जो मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर थे और मजिस्ट्रेट थे और वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सुपरिटेंडेंट के तौर पर आगाज़ किया फैसलाबाद में, और वहाँ पे चूँकि वो अच्छे बड़े मामलात के अंदर जो है मामला फहमी रखते थे, और इन्होंने जो नीचे वाले जो काम जिन्होंने करवाने थे इलीगल या गैर कानूनी, या जो उनको भी खुश रखने में वो माहिर थे, और जो ऊपर अफसराने बाला थे उनको भी हर तरीके से वो खुश रखने में, तो लाजा हिसाब मुताबिक जुस्सा ऊपर देना और नीचे से लेना, इस हवाले से माशाल्लाह उनकी बड़ी एक्सपर्ट थी। और यही वजह है कि 2 दहाइयों तक तकरीबन फैसलाबाद में 20 साल तक उन्होंने फिर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, मजिस्ट्रेट रहे, उसके बाद DOC रहे, EDOR रहे, EDO फाइनेंस एंड रहे, DDO प्लानिंग रहे, FDA रहे, और जो उनके बॉसेस थे वो भी उनसे खुश थे, उनकी भी गुड बुक्स में थे, और नीचे जो सबॉर्डिनेट थे वो भी खुश थे, क्योंकि सबको हिस्सा बराबर जुस्सा जो है पूरी तकसीम होती थी और मालिक जो है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो मसूफ जो है 2014 से 2017 तक, वो 2012 से लेकर 2014 तक शहबाज शरीफ साहब के PS के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद 2014 से 17 तक जो है वो 17 तक जो है आगे, उसके बाद यानी 14-15 से गुजरात में DC रहते हैं, फिर उसके बाद सरगोदा में DC रहते हैं, उसके बाद 2 दफ़ा वो जो है कमिश्नर DG खान रहते हैं, और उसके बाद जनाब वो सेक्रेटरी हाउसिंग एंड लेबर रहते हैं। फिर उसके बाद साउथ पंजाब के अंदर जो सेक्रेटरी हाउसिंग जो लेबर वो वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से जब मुल्तान से साउथ पंजाब में जो ऑफिस था आधे पंजाब के वो सरबराह उनको बनाया गया था उस्मान बुजदार का। नेक्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ,
हुआ ये था कि ये बेसिकली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के करीब थे। मुनसला इनके खिलाफ ट्वीट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद क्या हुआ कि जब पीटीए की हुकूमत आई, इनके कनेक्शन बन गए मलक रियाज साहब से, जो टाइकून है। मलक रियाज साहब के और साथ इनके टाइकून बन गए फरद शहजादी और फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर से। और चूंकि ये भी गुज्जर फैमिली से मैं थोड़ा सा बिलोंग, आगे से भी समझाऊंगा। तो अभी जो जाहिर जमान जो गुज्जर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनके भी ये बड़े ब्लू आइड हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्हीं ही की रिकमेंडेशन पे लगाया गया। और वो इनको 20 से 21 ग्रेड में प्रमोट भी कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा गंदी रिपोर्ट्स हैं, रेपुटेशन है। वो रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो भी आपको शेयर करेंगे सारी चीज़ें, कि किस तरह वो मॉरली भी करप्ट हैं, फाइनेंशियली भी करप्ट हैं, और किस किस तरह से उनके बारे में जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस है वो क्या खोल खोल के बता रही हैं। इनको जिम खाना का भी डीसी कहा जाता है। इन्होंने सिर्फ डीजी खान के अंदर जो जिम खाना बनाया है, वहां से 1000 के करीब जो मेंबरशिप थी उनको 2500 तक ले गए, और एक मेंबरशिप जो है उसका 2500 से या 2500 से रेट बढ़ा के वो कर दिया 6,35,000 तक। तो मैंने कैलकुलेशन की 93। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो था पिछला उनका दौर नून लीग वाला। उसके बाद पीटीए के साथ किस तरह नेक्सस बना कि उस्मान बुजदार साहब जो है, जो डीजी खान के वाले से 2 दफ़ा कमिश्नर रहे, वहाँ पे उन्होंने लूट मार के बाजार गर्म किए। वहाँ पे उनके जो पूरी डिटेल बताएंगे कौन कौन उनके फ्रंटमैन थे, डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर जो है कितना वो कमीशन लेते थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या उनका था, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के अंदर, दूसरा जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है, हाउसिंग जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्डिंग है, हाईवे है, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट। और फिर उसके बाद जो ठेके हैं वो 4 ब्रदर्स कंपनी क्या थी, इनका जो आगे सारी चीज़ें, वो बड़ी एक लंबी तवील। इसके बाद क्या हुआ कि जो अहमद अजीज़ तारड़ साहब हैं, जो डीजी एलडीए भी रहे, और उससे पहले बुजदार साहब के करीबी थे, सीएम सेक्रेटेरिएट में बैठते थे, उनके ज़रिए इनका कनेक्शन बना फरद शहजादी से, एहसन जमील से और अजीज़ तारड़ से। उसके बाद ये जो ज़ाहिर ज़मान है वो भी अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी डीजी एलडीए रहे हैं पीटीए के दौर में। तो अभी ज़ाहिर ज़मान ने उनको कमिश्नर लगाया। कमिश्नर लगाने के बाद इनकी प्रमोशन चाहते थे, वो नहीं हो सकी। मार्च 2024 को उनकी रिटायरमेंट हो रही थी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद, तो 1 महीना से भी कम रह गया था। उसके माशाल्लाह इनके जो असासे हैं, जो मैंने अब तक खोज लगा चुका हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं और कुछ मैंने अपने तौर पर जो गैदर की हैं, तकरीबन कोई 8-10 अरब से ज़्यादा तो मेरे पास जमा तफरीक हो चुकी है, जो कि इनके असासे हैं। इन्होंने एक बैंक है डूब रहा है, डूबता हुआ बैंक है, कैपिटल 10 अरब मैक्सिमम मिनिमम होता है, वो डूब रहा है, 5 अरब है, डिफॉल्ट कर रहा है, उसके ऊपर 1 अरब रिसेंटली डाला है थ्रू फ्रंटमैन। उनके साथ भी इनकी मुबैना तौर पर पार्टनरशिप है, आगे जाके वो भी बताएंगे। फिर एक उसी बैंक की एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ भी इनका लेन देन है, और ZTBL, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक से अरबों रुपए का बिजनेस लिया। और बॉर्वर जो कर्ज जो लिया है जिन्होंने कर्जा, उनके क्लेम भी एक पार्टी का 1 अरब से भी ज्यादा क्लेम है कई का। गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान, उसमें भी लियाकत चट्टा इनकी पुष्ट बनाई। ये लियाकत चट्टे को जहाँ पे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मज़कूरा और वो जो निजी बैंक है, ये उनकी जो अकोमोडेशन और जो तमाम तर जो मामलात है, उनकी ये सारे पैसे जो पेमेंट करते थे। फिर अभी लाहौर जो है कैनाल सर्विस रोड पे जमान पार्क के साथ जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है फ्लैट्स का, और उसमें भी लियाकत चट्टा की ही सरपरस्ती से वो और वही इंश्योरेंस कंपनी और वही बैंक जो है और सारी ये शराकतदारी। अल जलील गार्डन्स के वाले से मैंने बता दिया, रहमान गार्डन्स के वाले से बता दिया। ये आवाम जो है ये चीज़ जानना चाहती है, तो वो मैं आपको पहले से फैसला सुना देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। जो बाद में इंक्वायरी का फैसला आना है, हाँ जी, तो वो फैसला यही आएगा। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि क्या फैसला आना है, वो मैं आपको अपने ज़राए से जो अभी तक जो चीज़ें सामने मेरे आई हैं। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बयान दिया है कि 13 की जो जितनी भी रावलपिंडी डिवीज़न की या जितनी भी सीटें थी सब पे धांधली हुई है, और 70 हज़ार की लीड से जो है हारे थे जो लोग, उनको यानी जिताया गया, या जिनको जिताया गया उनको 70 हज़ार लीड से जिताया गया। सही है। तो अब तक जो फॉर्म 45 की बात कर लें, या अब तक जो रिजल्ट सामने आए, उसके मुताबिक ना तो हारने वाले 70,000 की लीड से हारे हैं, और ना ही जीतने वाले 70,000 की लीड से हारे हैं। कोई 12,000, 14,000 को, 10,000 को, 9,000 इतने फर्क से हारे जीते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने 2 लगाए फौरी तौर पर। उन्होंने कहा कि जो मेरे DRO, जो DC DRO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं, और जो RO, जो असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल या मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, तो उनके जो नीचे अजला थे, उनके DC और उनके अगले जो अफसर हैं RO DRO, उनके ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर दबाव था, और वो रो रहे थे, और मैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, और मैं इतराफ जुर्म करता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। अब उन्होंने तो ये कहा कि मैंने गैर कानूनी काम किया है, उनके खिलाफ तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वो तो इतराफ जुर्म मीडिया के सामने अपनी रजामंदी से, कोई उनके ऊपर जबर नहीं है, कमिश्नर है, एक बड़ा ऑफिस है, पोस्ट है,
और वो खुद से अपने बाहोशो आवाज़ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलो इस बात पे मान लेते हैं, उनके खिलाफ तो किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही खुदकश बम्बार अपने आप के लिए साबित होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर जो उन्होंने इल्ज़ाम बड़े दो संगीन लगाए, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब मुझे ये बता दें कि RO जो होता है वो इंतज़ामी अफसर होता है और वो ज़िले का जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या AC वो होता है, और जो DR होता है नॉर्मल इस दफ़ा वो डिप्टी कमिश्नर थे या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो भी वहाँ पे उनको लगाया गया। और जो कमिश्नर होता है बराह रास्त, उसके पास ना वो DRO है और ना ही वो RO है, तो लिहाजा बराह रास्त उसके कहीं सिग्नेचर वगैरह या उसका पास कोई ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म 47 पे उसके कहीं दस्तखत होने थे या कोई उसका इस हवाले से कोई अमल, वो अगर अमल दखल था तो जो रिस्पेक्टिव RO थे और जो रिस्पेक्टिव DRO थे उनके साइन होने थे, उनके अपने हलकों के हिसाब से जिन जिन में थे, इनके तो कोई दस्तखत वगैरह जी, इनका इन्फ्लुएंस तो जो है, अगर इन्होंने किसी पर दबाव डाला है तो इन्होंने गैर कानूनी काम किया है और उसके हवाले से तो वो इतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन जिन पर दबाव डाला गया वो कहते हैं हमारे ऊपर तो दबाव डाला ही नहीं गया। वो जो इंक्वायरी, पहली बात है कि पहले टाइम ही चीफ जस्टिस ने तरदीद कर दी कि क्या मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने कत्ल किया है या मैंने कोई इस तरह का वाक़या किया है तो क्या उसको मान लिया जाएगा? उसकी एविडेंस भी तो आनी चाहिए ना, कनेक्ट डॉट तो मिलाने चाहिए ना। और इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मामला है इस सारे के अंदर के RO या DRO के अंदर? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका तो मामला ये होता है कि इलेक्शन के बैलेट पेपर छापना, अमला जो है वो मुख्तलिफ जो महकमों से लेकर उसको लगाना और इंतजामात करने, और उसके बाद जो नताइज का जो सारा मुरतब करते हैं उसके इलेक्शन कमीशन के एक बंदा भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। यानी एक उनका सिंगल अफसर भी जो इलेक्शन के प्रोसेस होता है ना पोलिंग डे वाले दिन, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई महकमा तालीम के कोई एजुकेशन से आए होते हैं, कोई हेल्थ से आए होते हैं, कोई फेडरल से, कोई प्रोविंशियल से, वो जो प्रिजाइडिंग या पोलिंग अमला होता है। और उसके बाद जो RO DRO होते हैं वो भी इंतजामी अफसरान होते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर के पास तो वैसे भी इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, वो तो एक पोलिंग स्टेशन के लिए भी शायद उनका स्टाफ ना हो। तो वो जो यहाँ से बन के जाना है वो तो GP हो, वहाँ पे तो आपने चीज़ जो भेज देनी उन्होंने उसको पब्लिक कर देना है, वहाँ पे उनके पास तो नहीं कोई चेंजिंग करने का इख्तियार नहीं। इस तरीके से चीफ जस्टिस का इसमें कहाँ से आ गया रोल? अब मामला ये, पहले ही उन्होंने फुर्सत में तरदीद कर दी, इन इल्ज़ामात के साथ इंक्वायरी कर दी, बहुत अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि DRO RO के ऊपर ये जो इन्होंने कहा कि दबाव था, एक तो उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि इनको ये भी एविडेंस देने पड़ेंगे कि 70,000 की लीड से कोई जीता था या हारा था, वो भी अब इनको रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने तो 6 के करीब आज RO जो है उससे बल्कि ज़्यादा ने आज बयान दे दिए। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ना कोई दबाव था और ना कोई नताइज के अंदर कोई हमने तब्दीली की है और ना कोई ऐसी बात है। अब आते हैं कि लियाकत चट्टे का जो कच्चा चट्टा हमने खोला था, 3 रोज बाद बिल आकर उस चीज़ का उसने खुद ही इतराफ़ कर लिया। वो कैसे इतराफ़ कर लिया, हम उसी की ज़बानी सुनाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके रूबरू एक उसने बयान दिया है, और वो बयान क्या है वो नाज़रीन आपके सामने हम रखते हैं और वो पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे फैसला आपके ऊपर है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली के इल्जामात के मामले पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत अली चट्टा के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो अपने साबका बयान से मुकर गए हैं। वो इस्लाम के अंदर और कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मोमन की यह निशानी है कि वो बात बात पर मुकरता है। इलेक्शन और दूसरा सूरत अल-हजरात में हमें बता दिया गया कि एक तो कूलू कौलन सदीदा के एक मामले की सीधी बात करो, और दूसरा सूरत अल-हजरात में कि जब कोई फासिक आपके पास खबर लाए उसकी तहकीक कर लिया करो, वरना बाद में तुम कहीं कौम को या सारे में ना चले जाए या डुबो ना दो या उसका पछतावा तुम्हें ना करना पड़े। एग्जैक्ट जो है मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे उसका तर्जमा भी आप पढ़ सकते हैं। अब वो कहते हैं उनका बयान, लियाकत चट्टा का बयान क्या है? इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया अपने बयान में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के बहकावे पर अपना बयान दिया, मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। एक माफ़ी पहले भी उसने मांगी थी जब वो बयान दिया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैं 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था, मुस्तकिल और सरकारी, ये 9 मार्च की गालबन बात भी गलत है, वो 13 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 12 मार्च को वो रिटायर हो रहा था, गलती से कहीं लिखी गई शायद, क्योंकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, हमने तो बताया अभी। मुश्किल और सरकारी मराहत छूटने से परेशान था, एक सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया, ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। सियासी जमात के अहदेदार से मेरा रब्ता रहता था, मैं सियासी जमात के अहदेदारों की मुझे नाम भी पता, लेकिन अभी जान के मैं वसी तर मफाद की खातर और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई असरअंदाज ना उस बंदे का नाम नहीं ले रहा। सियासी जमात के अहदेदार खुफिया मदद भी करता था। मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की। लियाकत अली चट्टा के मुताबिक इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मनसूबे पर काम करने का कहा, मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफ़ा दूं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो, लेकिन इस्तीफ़े का ज़्यादा असर ना होने के बायस
के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मनसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हमायत थी। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक आला क़यादत की हदायत पर मनसूबा तरतीब दिया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया। मनसूबे के मुताबिक खुदकशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि मुझे कभी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हदायत नहीं दी। कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलवस नहीं था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरी कौम बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमिन से माफ़ी का खास्तगार हूँ। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के इतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNA हारे हुए थे और इन्हें 70,000 की लीड से दलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जबकि इस तरह की लीड थी भी नहीं। वो भी हक़ाइक़ की चीज़ें सारी बरअक्स हैं फॉर्म 45 के मुताबिक भी। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सज़ाए मौत दी जाए। अब नाजरीन, ये उनका एतराफ़ी बयान है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट हुआ, पेश हुआ। ये उसका तर्जमा जो है मन्नो हम आपके सामने रख रहे हैं।